नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एसआरएफ के बारे में। देखिए, सीधा सीधा कहूँ कि एसआरएफ इंडिया के सबसे बड़े एक केमिकल कंपनी है। और दूसरी बात ये भी है कि इस कंपनी ने जिस तरीके से रिटर्न जनरेट करके दिया, आज तक कोई भी ऐसे कोई केमिकल कंपनी नहीं है जो इतना ज्यादा रिटर्न देने वाला है, मतलब इतना ज्यादा रिटर्न दिया है। क्योंकि कंपनी का अगर टोटल ओवरऑल डेटा के बारे में बात करूं तो 8 लाख% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो क्या मैं इस रिटर्न के चक्कर में इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ? ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड कंपनी का फ्यूचर का विजन, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स, मुझे इस कंपनी के ऊपर एक स्विंग बेसिस में बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिला है, जो मैं आपके साथ एज एजुकेशन पर्पस में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि सारे चीजों को सीखने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको सबसे पहले सारी चीजों को मतलब डिटेल्स में स्टडी करना होगा। तो चलो, आज मैं एसआरएफ के बारे में ही चर्चा करूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना, क्योंकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते नहीं है, तो इसलिए बेल आइकन को हिट कर जरूर कर लेना। तो देखिए, यहाँ पे जो कंपनी का जो काम है, सबसे पहले देखिए कंपनी का फ्लोरोकेमिकल्स के ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, पैकेजिंग फिल्म्स के ऊपर, साथ ही साथ देखा जाए तो फैब्रिक के ऊपर, साथ ही साथ टेक्सटाइल के ऊपर, साथ ही साथ देखा है तो कोटिंग्स के ऊपर, कोटेड फैब्रिक्स के ऊपर, साथ ही साथ लैमिनेट के ऊपर। तो जो जो प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं, वो आज जितना डिमांडेबल है, फ्यूचर में और भी ज्यादा डिमांडेबल बनने वाला है। क्योंकि देखिए, किसी भी कंट्रीज का डेवलपमेंट, जैसे आप चाइना को देख लीजिए, चाइना में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो वहां पे डिमांड सबसे ज्यादा है, तो प्रोडक्शन का जो डिमांड हमेशा वो ट्रेंडिंग में होते हैं। हाँ, चाइना सिर्फ इंडिया में, सर, चाइना से चाइना में नहीं, बाहर की कंट्रीज को भी वो सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसीलिए चाइना आज इतनी बड़ी इकोनॉमिकली वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। तो देखिए, चाइना जिस तरीके से कोशिश किया, चाइना जिस तरीके से मूव किया, उसी तरीके से इंडियन केमिकल कंपनी भी बहुत तेजी से मूव कर रहा है। क्योंकि एक ऐसे ही सेक्टर है, जो सेक्टर अभी भी चाइना को भी, मतलब जो रॉ मटेरियल्स है, चाइना को भी जो प्रोडक्ट है उसको वो सेल करते हैं। तो मैं इस एसआरएफ के बारे में किस तरीके से डेटा फाइंड आउट किया, जिसके कारण मुझे एक ट्रेंडिंग देखने को मिला है। मैं चार्ट को तो आपको दिखाऊंगा, चार्ट को आपके साथ तो शेयर करूंगा ही, क्योंकि चार्ट जिगजैग सिचुएशन में चल रहा है। इस जिगजैग सिचुएशन को किस तरीके से मैंने कैप्चर किया, किस तरीके से मैं काम करता हूँ, मैं जिगजैग सिचुएशन का आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका फंडामेंटल फाइनेंशियल देखना बहुत जरूरी है, उसका अपकमिंग प्रोजेक्ट देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर लेता हूँ। अगर मैं इस कंपनी के डेटा के बारे में बात करूं, तो एसआरएफ का जो बोर्ड है वो अप्रूव कर चुके हैं न्यू कैपेक्स को और रुपीज 1500 करोड़, मतलब 1500 करोड़ का टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो नई तरीके से करने वाला है। यहाँ पे खुद कंपनी बता रहा है, आप देख सकते हैं, कंपनी बता रहा है कि द एस्टिमेट कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट, यहाँ पे कंपनी ये भी बता रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रेफ्रिजरेंट्स एंड डिजाइन with a much lower global warming, तो लोअर ग्लोबल वार्मिंग को चेंज करने के लिए वो नया तरीके से रेफ्रिजरेंट डिजाइन करने वाला है। इसके लिए कंपनी 1100 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी नया प्रोजेक्ट के लिए नया नया कैपेसिटी को अनाउंसमेंट कर रहा है। और यहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट किया गया है, BOPP जो मतलब कैपेसिटी है विल इंक्रीज बाय द 60,000 मेट्रिक टन पर एनम विद द एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट 444 करोड़, मतलब यहाँ से 1100 करोड़ और यहाँ से 445 करोड़, ओवरऑल कंपनी 1500 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो एक गुड साइन है। दूसरा साइन ये भी है कि कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट को अनाउंसमेंट किया और किस तरीके से नया नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। देखिए, कंपनी बता रही है कि 4th जनरेशन जो रेफ्रिजरेंट्स है, तो वो कंपनी लॉन्च करने वाले हैं और वो इसके लिए 1100 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट होगा, अभी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। साथ ही साथ BOPP जो फिल्म्स है, उसके ऊपर भी मैंने आपको बताया कि 445 करोड़ का टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसके लिए भी कैपेक्स अनाउंसमेंट हो चुके हैं। साथ ही साथ एग्रो केमिकल्स के ऊपर भी कंपनी टोटल कॉस्ट अनाउंसमेंट कर चुके हैं, एक्सपेंडिचर करने वाला है 235 करोड़ के आसपास। साथ ही साथ जो बेल्टिंग जो फैब्रिक्स है, जो उसके ऊपर भी कंपनी यहाँ पे 162 करोड़ के आसपास टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और वो कंप्लीट हो जाएगा 2025 में, मार्च के 31 मार्च से पहले। तो जो प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है, तो सोचिए कंपनी खुद के ग्रोथ एंड खुद के एक्सपेंड करने के लिए किस तरीके से ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो कंपनी देखिए, एसआरएफ इज द केमिकल बेस्ड कंपनी
दैट वाज द एस्टेब्लिश्ड 1970। आज का कंपनी है 1970 का कंपनी है। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं करीबन 55 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 55 साल होने जा रहा है। तो 55 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, तो सोचिए कितना स्टेबिलिटी होगा। साथ ही साथ 11 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, एज वेल एज जो मतलब फैक्ट्रीज है इन थाईलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है एंड हंगरी में है। तो इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज में भी कंपनी खुद के बिजनेस को फैला के रखा है। सिर्फ इंडिया में कंपनी बिजनेस नहीं कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी बिजनेस कर रहा है। अब इसका डेटा को देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कंपनी कौन सा कंट्रीज के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं कंपनी का डेटा इसीलिए आपको दिखाता हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका बिजनेस को सबसे पहले समझना होगा, उसका डेटा को, उसका चीज को, उस कंपनी के बिजनेस के सारे पॉइंट्स को आपको समझना होगा। देखिए कंपनी का जहां जहां पे फैक्ट्री लगा हुआ है, कंपनी का जहां जहां प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ यहाँ पे पिक्चर के हिसाब से भी दिया है। तो कंपनी कोई ऐसे वैसे कंपनी तो है नहीं। अगर मैं एसआरएफ के डेटा देखूं, अगर मैं पीआर ग्रुप से बात करूं, तो देखिए इंडिया की फर्स्ट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है एसआरएफ। आप कहेंगे सर पीडीलाइट तो सबसे बड़े दिख रहा है। हाँ, पीडीलाइट सबसे बड़े दिख रहा है, पीडीलाइट भी एक केमिकल कंपनी है, फिर भी पीडीलाइट का जो प्रोडक्ट है वो अदिसाब इंडस्ट्रीज के ऊपर है, और एसआरएफ का जो प्रोडक्ट है वो अलग इंडस्ट्रीज में है। तो देखा जाए तो एसआरएफ नंबर 1 है। और कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, चलो वो एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी का जो वैल्यूएशन, देखिए कंपनी के ऊपर लगातार गिरने के पीछे मेनली जो रीजन है वो है इस कंपनी का वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 34 है और कंपनी का पी रेशियो 56 है। तो इसी चीज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देख सकते हैं एक टाइम कंपनी का पी रेशियो 5 साल में देखा है तो कंपनी का पी रेशियो जितना था 53 के आसपास, आज उसी के लेवल्स में है, उससे भी थोड़ा सा ऊपर है। तो कंपनी के एवरेज पी रेशियो 35 है और कंपनी आज पहुंच चुके हैं 60 के आसपास। तो कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा होने के कारण कंपनी में करेक्शन होने का चांसेस, कंपनी के गिरावट होने का चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जब कंपनी का वैल्यूएशन हाई होते हैं तो इस हाई वैल्यूएशन में लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए कंपनी के ऊपर करेक्शन हो रहा है। दूसरी बात, कंपनी का आरओसीआरओ में थोड़ा सा चेंजेस आया, कम देखने को मिला। डेप्थ थोड़ा सा अभी ज्यादा देखने को मिला है, ज्यादा मतलब उतना ज्यादा नहीं है। 64,000 करोड़ का कंपनी है, उसमें 5,000 करोड़ का कर्जा है, उसके अकॉर्डिंग देखा है तो कंपनी का कर्जा ठीक ठाक है। कंपनी क्वार्टरली इस बार किस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आशा रखा था कि इस कंपनी इस बार रिजल्ट अच्छा करेगा, तो कैसे किया चलो एक बार देख लेते हैं। 3,177 करोड़ पिछले सालों में था, इस बार वो 3,400 करोड़ लेके आए, चलो अच्छी बात है। कंपनी के सेल्स बढ़े, कंपनी के सेल्स जो है वो पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज्यादा नहीं हो पाए, मतलब कंपनी के क्वार्टर बेसिस में थोड़ा सा सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो सीधा सीधा आधा हो चुके हैं लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स के अगेंस्ट में। तो कंपनी की इस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के पीछे मेनली जो रीजन है वो रीजन ध्यान से देखिएगा। पहली बात, कंपनी को इस बार टैक्सेशन ज्यादा देना पड़ा। दूसरी बात, कंपनी का जो यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा होकर बैठे, इनकम की तुलना से कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा कर बैठे, इसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिला। तो क्या इस तरीके से चेंजेस पहले नहीं हुआ था? हाँ बिल्कुल हुआ था। पहले भी देखिए कंपनी किस तरीके से चेंजेस हुआ और कब कब चेंज हुआ और उसके कारण किस तरीके से मूवमेंट हुआ, सबसे पहले देख लेते हैं। जैसे देखिए कंपनी 2021 में इस तरीके से सेल्स कम, प्रॉफिट कम हुआ था, उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ज्यादा हुआ। मतलब आपको डेटा देखना है 2021 का दिसंबर का डेटा, तो एक बार मैं चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। 2021 का दिसंबर का डेटा मैं एक बार देखना चाहूंगा, 2021 का दिसंबर का डेटा मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए 2021 का दिसंबर के मंथ के बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद शेयर बिग बाउंस। उसी तरीके से अगर मैं बात देखूं, मतलब 2000 देखिए उसके बाद सितंबर का डेटा देखा जाए तो 2023-22 के भी डेटा के बाद दिसंबर का डेटा कितना शानदार आया। दिसंबर के बाद मतलब सितंबर के बाद दिसंबर का डेटा देखिए कितना शानदार आया। तो चलो वो भी देख लेते हैं एक बार। 2022 का डेटा, 2022 का दिसंबर का डेटा एक बार देख लेते हैं। 2022 का अगर दिसंबर का डेटा देखो तो सेम टू सेम हालत क्या यहाँ पे भी है। एक बार चलो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए 2022 के दिसंबर के बाद कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, रिकवरी करने का तो कोशिश तो किया, अभी देखिए रिकवरी तो किया, थोड़ा सा टाइम लेकर किया। और उसी तरीके से अगर मैं करंटली लेवल भी देखूं तो उसी तरीके से चेंजेस आया है। तो धीरे धीरे करके कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बना, इसीलिए कंपनी के शेयर में भी करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। अभी जो आज जो डेटा आप लोग को देखने को मिला है, जो करेक्शन डेटा आपको देखने को मिला, यही एक रीजन है कंपनी के ऊपर सेलिंग होने का। अगर मैं इस चीजों को कंपनी के ऊपर और भी डिटेल्स में आपको दिखा दूं
जैसे देखिए कंपनी का कर्जा हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट में कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट हो नहीं रहा, कंपनी लगातार प्रॉफिट भी कर रहा है। और कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट में जो कर्जा यहाँ पे बढ़ा है, उसको इजीली वो फिक्स्ड एसेट के माध्यम से मिटा सकते हैं, रिजर्व के माध्यम से मिटा सकते हैं। और कंपनी के ऊपर जो मतलब जो कैश है, हाथ में कितना कैश है वो देख लीजिए। हाथ में कैश थोड़ा सा कम हो चुके हैं, 400 करोड़ से सीधा सीधा 155 करोड़ का कैश हो चुके हैं। मतलब उस कैश को, पहले जो हाथ में कैश था उस कैश को कंपनी रीयूज कर चुके हैं, और जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा उसके ऊपर भी पैसा लगा चुके हैं। तो एज ए इन्वेस्टर क्या सचमुच इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है कंपनी की खराब परफॉर्मेंस के कारण? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जानते हैं अगर मुझे रहना है तो इसी कंपनी के अलावा दूसरे कंपनी नहीं मिलेगा जो कंपनी स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है। तो देखिए एफआईएस के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं, डीएस के पास होल्डिंग बढ़ चुके हैं। मतलब सीधा सीधा कहूं कि एक पॉजिटिव होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है। और पब्लिक के पास जितना था उतना ही है, प्रोमोटर के पास जितना था उतना ही है। तो जो लोग सोच रहे कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया, मैं अगर 1 2 3 साल के बाद छोड़ ही दूं, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी 28% का रिटर्न दिया, लास्ट 10 ईयर में कंपनी 28% का रिटर्न दिया। तो सीधा सीधा कहूं कंपनी एटलीस्ट एवरेजली 30% का रिटर्न जनरेट कर रहा है लास्ट 10 to 5 ईयर्स में। तो क्या लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया? क्या कंपनी बेकार हो गया? बिल्कुल नहीं। कंपनी का भी चार्ट को दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से काम करता हूँ, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक बार चार्ट को देख लेता हूँ, हाँ चलो देखिए मैं किस तरीके से काम करता हूँ उसको जानने के लिए आपको सबसे पहले मैं हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करके काम करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करूँ, मैं एक बार आपको ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ डेटा क्लियर हो जाएगा। देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, यहाँ से मैं अगर देखूं तो कंपनी बार बार नीचे जब आया, यहाँ पे क्या फेस किया? सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट था, बिग बाउंस किया। तो इस लेवल को कहा जाता है सपोर्ट प्लस यहाँ पे डिमांड जोन। और टॉप लेवल को कहा, यहाँ पे कहा जाता है रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन। तो जब नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे फिर से एक बार रेजिस्टेंस बना, और फिर से देखिए क्रैश होकर वो कहां तक आए? वही सपोर्ट लेवल तक आया जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। देखिए सपोर्ट के बाद थोड़ा सा फिर से करेक्शन होकर सपोर्ट लिया और बाउंस करके रेजिस्टेंस तक गया। तो 2 बार रेजिस्टेंस गया, थर्ड टाइम देखिए यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से रेजिस्टेंस तक गया। अभी देखिए फिर से वो सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। मतलब कंपनी बार बार इसी सपोर्ट रेंज के अंदर काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी का स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, तो इसलिए कंपनी गिरने का चांसेस ही नहीं ले रहा है। कंपनी एक रेंज के अंदर फंस चुके हैं, जिस रेंज के अंदर वो लगातार कंटिन्यू करके करके जब उसका रेंज खत्म हो जाएगा, जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, तो इस हाई लेवल को तोड़कर वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। अभी देखिए आप कहेंगे सर क्या इसका कोई 100% गारंटी नहीं है? गारंटी है, बिल्कुल नहीं है। मार्केट में कोई भी चीज 100% का गारंटी के हिसाब से काम मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को आपको प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ता है, सारी चीजों को पीछे जाकर देखना पड़ता है। तो क्या मैं इस तरीके से जिगजैग सिचुएशन में काम करूंगा? बिल्कुल नहीं। मैं स्ट्रेटजीज को फॉलो करके हमेशा काम करता हूँ। तो मैं जो यहाँ पे स्ट्रेटजीज को यूज करूंगा वो है आरएसआई स्ट्रेटजीज। देखिए आरएसआई स्ट्रेटजीज होता क्या है, चलो एक बार मैं आपको पीछे जाकर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे कैंडल कहाँ पे आया, 200 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके नीचे क्लोजिंग दिया। उसी टाइम आरएसआई की जो लाइन है वो 30 के नीचे है। तो आप कहेंगे सर आरएसआई ऐड कहाँ से करते हैं? इसके लिए मैंने एक डिटेल्स वीडियो आपको बना के दिया हूँ, उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर लेना। तो आरएसआई की जो लाइन है वो 30 के नीचे आए और 30 को टच किया, तब उस टाइम यहाँ पे कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया। तो कहाँ पे आया? चलो एक बार थोड़ा सा मार्किंग करके देख लेता हूँ। कुछ इस तरीके से लेवल्स में आया। और आरएसआई की स्ट्रेटजीज के हिसाब से मैं काम कैसे करता हूँ, तो जब आरएसआई के लाइंस के हिसाब से तो जब टच होते हैं वहां से एंट्री पॉइंट्स मिलता है, और आरएसआई के जो टोटल लाइंस है वो 70 के ऊपर जब जाते हैं तब मुझे एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं। तो मैंने एग्जिट पॉइंट कुछ इस तरीके से निकला, तो करीबन 81 डेज में 12% का यहाँ पे गेन मिला। उसी तरीके से मैं अगर और भी प्रीवियस जाकर देखूं तो यहाँ पे भी बना था, यहाँ पे अगर देखूं तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में बना थे, मतलब चार्ट बना था, और उसके बाद देखिए यहाँ पे करीबन 16% का रिटर्न मिला। तो कितने दिनों में मिला वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल कंपनी ने यहाँ पे जो रिटर्न निकल के आया 15 से 16% रिटर्न आया 40 दिन में। तो इस तरीके से आप बैक टेस्टिंग करके एक एक करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी हुआ, चलो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कब हुआ? कुछ इस तरीके से लेवल्स में हुआ, और टारगेट एक्चुअली इस तरीके से लेवल्स में हुआ। तो ओवरऑल बात करूं तो कंपनी यहाँ पे छोटा रिटर्न्स मिला 61 डेज में 8%। तो छोटा छोटा करके अच्छा खासा यहाँ पे बहुत बार पोजीशन बन चुके हैं। तो इसी बात में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी भी फाइनली मुझे और एक स्ट्रेटजीज के हिसाब से मुझे आरएसआई मिल चुके हैं। तो आरएसआई देखिए यहाँ पे फाइनली इस जगह पे आरएसआई नीचे आया, यहाँ पे देख सकते हैं आरएसआई यहाँ पे नीचे आए। उस जगह पे कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे थे। मतलब यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ,
तो यहाँ से अगर यहाँ से लाइन अगर ऊपर गए तो यहाँ पे चार्ट भी ऊपर जाएगा, तो एक सिचुएशन पॉजिटिव बनेगा। तो मैं दो सिचुएशन को देखकर काम कर रहा हूँ, एक RSI स्ट्रेटजीज, दूसरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आप भी इस तरीके से डेटा को फिल्टर आउट करिए, बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन है नहीं, मैं हमेशा चीजों को समझाने के लिए आपके सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज आप भी चीजों को समझकर सीख कर काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।